तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, यानी विकेंद्रीकरण के बारे में। राजपूत राज्यों की उदय कैसे हुई इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रिपाटाइट स्ट्रगल के बारे में पढ़ने वाले हैं और मुस्लिम रूल इन दिल्ली इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन एंड इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके यूनिट 2 में दिया गया है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर माइनर पेपर 5 हिस्ट्री यूनिट 2। यूनिट 1 आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर वहां पे चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। यूनिट 1 से सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। तो यूनिट 2 से आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो आपको करना क्या है कि क्लास में अंत तक बने रहना है। टोटल 15 क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। रेगुलर क्लास अटेंड करना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है। आपका मेजर और माइनर सब्जेक्ट कौन सा है ये कमेंट में ज़रूर बता देना है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि पूछा गया है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड हाउ डिड रीजनल पावर इमर्ज। विकेंद्रीकरण क्या है और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। विकेंद्रीकरण का अर्थ जब एक मजबूत केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है और शक्ति छोटे छोटे क्षेत्रों में बंट जाती है। इसका कहने का मतलब है कि जब पूरे देश पर एक मजबूत राजा का नियंत्रण होता है उसे केंद्रित सत्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे केंद्रीय सत्ता कहते हैं। लेकिन जब वो राजा कमजोर हो जाता है तो उसका पूरा नियंत्रण खत्म होने लगता है और छोटे छोटे इलाके खुद अपने राजा बना लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया, भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। इसका कहने का मतलब है कि गुप्त साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन उसके खत्म होने के बाद भारत में कोई बड़ा और मजबूत राजा नहीं बचा था, इसीलिए पूरे देश की एकता टूट गई थी। इसके कारण कई छोटे छोटे राज्य और स्थानीय शासक शक्तिशाली बन गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब छोटे छोटे क्षेत्र के नेता और राजा धीरे धीरे मजबूत हो गए और उन्होंने अपने अपने इलाके में राज करना शुरू कर दिया था। तो इन क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया। इसका कहने का मतलब है कि अब ये छोटे राजा किसी बड़े सम्राट के नीचे नहीं थे, वे खुद अपने नियम बनाते थे और अपने राज्य को खुद चलाते भी थे। इससे भारत में अनेक राजवंशों और क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ, जैसे राजपूत, बंगाल, दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य। इसका कहने का मतलब है कि इस स्थिति के कारण क्या हुआ भारत में, तो भारत में कई नए नए राज्य बन गए थे, जैसे कि राजपूत राज्य, बंगाल के राज्य, दक्कन के राज्य और दक्षिण भारत के राज्य, यानी भारत कई हिस्सा में बंट चुका था। तो इस प्रकार विकेंद्रीकरण ने क्षेत्रीय शक्तियों के उदय को बढ़ावा दिया था। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि जब केंद्र कमजोर हुआ तो छोटे छोटे राजा और राज्य बन चुके थे और इसी से क्षेत्रीय शक्तियाँ बढ़ने लग गई थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। अब अगला सवाल आपसे पूछा गया कि हाउ डिड राजपूत स्टेट्स इमर्ज इन इंडिया। भारत में राजपूत राज्यों का उदय कैसे हुआ था। तो आपको लिखना है कि राजपूत राज्यों का उदय 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। आगे लिखा गया है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। इसका कहने का मतलब है कि जब गुप्त साम्राज्य खत्म हुआ तो पूरे भारत में कोई मजबूत राजा नहीं था, इसीलिए देश में अशांति और अस्थिरता फैल गई थी। आगे लिखा गया है, इस समय कई छोटे छोटे योद्धा वर्ग शक्तिशाली बन गए जिनको राजपूत कहा जाने लगा। तो इस समय में क्या हुआ कि इस समय में कुछ छोटे छोटे युद्ध करने वाले समूह, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वॉरियर, तो ये वॉरियर धीरे धीरे ताकतवर बन गए और इन्हें ही बाद में राजपूत कहा गया। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य स्थापित किए, जैसे चौहान,
जैसे चौहान, परमार, चंदेल और प्रतिहार और सोलंकी वंश। तो इन शक्तिशाली योद्धाओं ने क्या किया कि अपने अपने इलाके में अलग अलग राज्य बना लिए, जैसे कि चौहान, परमार, प्रतिहार, चंदेल, सोलंकी। तो ये सब उभर करके आए। राजपूतों ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल के आधार पर शक्ति प्राप्त की। इसका कहने का मतलब है कि राजपूत अपनी बहादुरी और युद्ध लड़ने की क्षमता के कारण मजबूत बने और उन्होंने अपने राज्य जीतकर अपनी शक्तियां बढ़ाई। इस प्रकार भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ था। तो अंत में इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में बहुत सारे अलग अलग राजपूत राज्य बन गए थे। तो ये आपको याद रखना है कि इसी तरीके से राजपूत स्टेट का इमर्जेंस हुआ इंडिया में। अब अगला है व्हाट वाज द ट्रिपाटाइट स्ट्रगल, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बारे में आपको लिखना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच कन्नौज पर अधिकार पाने के लिए तीन शक्तियां गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ युद्ध था। इसका कहने का मतलब है कि बहुत पहले समय भारत में तीन बड़े राजा या राज्य थे, जिसमें सबसे पहला नाम है गुर्जर प्रतिहार और दूसरा है पाल और तीसरा है राष्ट्रकूट। ये तीन राज्य या राजा थे। तो इन तीनों के बीच लड़ाई हुई और यह लड़ाई कन्नौज नाम के शहर को पाने के लिए थी, यानी कन्नौज को पाने के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो कन्नौज उस समय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था। तो कन्नौज उस समय बहुत खास शहर था क्योंकि वहां से राजनीति और व्यापार दोनों चलते थे, इसीलिए हर कोई उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। तो इन तीनों शक्तियों ने बार बार कन्नौज पर कब्जा करने के लिए युद्ध किया। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या करते हैं कि बार बार युद्ध करते हैं, कन्नौज को पाने की कोशिश करते हैं। यह संघर्ष लंबे समय तक चला और किसी एक शक्ति को स्थायी सफलता नहीं मिली। इसका कहने का मतलब है कि यह लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलती रही, लेकिन कोई भी राज्य पूरी तरह से जीत नहीं पाया। तो इस संघर्ष के कारण तीनों साम्राज्य कमजोर हो गए और बाद में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। मतलब इस लगातार युद्ध से तीन बड़े राज्य कमजोर हो गए और बाद में छोटे छोटे राज्यों का उदय हो चुका था। तो अब एक लास्ट निष्कर्ष हम आपको समझाते हैं एक लाइन में। तो कन्नौज पर कब्जा करने के लिए तीन बड़ी बड़ी राज्यों के बीच क्या हुआ, लंबी लंबी लड़ाई लड़ी गई, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष। ये एक लाइन में आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ वॉज मुस्लिम रूल एस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली एंड व्हाट वॉज इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना कैसे हुई और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें आपको लिखना है कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना 12वीं शताब्दी के अंत में हुई, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराया। तो इसका कहने का मतलब है कि बहुत समय पहले 1192 में ईस्वी में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हरा दिया था। इसे तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं। इसी के बाद क्या हुआ कि इसी के बाद भारत में मुस्लिम शासन शुरू हो चुका था। तो इस युद्ध के बाद मुस्लिम का शासन शुरू हो चुका था भारत में। तो इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इसका कहने का मतलब है कि इसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी के बाद उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी के बाद उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन संभाला और उसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। ये बात आपको याद रखना है। इस शासन का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसका कहने का मतलब है कि इस नए शासन का भारत के राजनीति, समाज और संस्कृति पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा। राजनीतिक रूप से भारत में एक नई शक्ति प्रणाली बनी। अब कहने का मतलब है कि
अब भारत में शासन करने का तरीका बदल गया था। एक नई प्रक्रिया की सरकार और सत्ता व्यवस्था बनी। तो एक नई तरीके का सरकार और सत्ता व्यवस्था बन चुका था भारत में। तो सामाजिक और संस्कृति जीवन में भी बदलाव आया था और हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मिश्रण हुआ। इसका कहने का मतलब है कि अब समाज में भी बदलाव आ चुका था और हिंदू और मुस्लिम संस्कृति एक दूसरे से मिली, जिससे नई मिली जुली संस्कृति बन चुकी थी। यानी ये सब आपस में मिलजुल करके रहने लग गए थे। कला, वास्तुकला और भाषा में नए विकास हुए, जैसे कुतुब मीनार और नई प्रशासनिक व्यवस्था। तो इस समय में क्या हुआ? इस समय में नई इमारतें बनी, जैसे कि कुतुब मीनार। भाषा और प्रशासन में भी बदलाव आया था। हालांकि कुछ स्थानों पर संघर्ष और युद्ध भी हुए थे, लेकिन हर जगह शांति नहीं थी। कई जगह पे लड़ाई और संघर्ष भी हुआ था। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में याद कर लेना है कि तराइन युद्ध के बाद दिल्ली में मुस्लिम शासन शुरू हो चुका था और इससे भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति में बड़ा बदलाव भी आया था। ये आपको याद रखना है। अब अगला सवाल है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड द राइज ऑफ रीजनल पावर इन इंडिया। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया और भारत में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि विकेंद्रीकरण का अर्थ है जब एक मजबूत केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है और उसकी शक्ति छोटे छोटे क्षेत्रों में बट जाती है। इसका कहने का मतलब है कि जब पूरे देश पर एक बड़ा और मजबूत राजा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं केंद्रीय सत्ता। लेकिन जब वो राजा कमजोर हो जाता है तो पूरा नियंत्रण टूट जाता है और छोटे छोटे राजा अपने अपने इलाके में शासन करने लगते हैं। तो इसको हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। अब आगे लिखा गया है, भारत में यह प्रक्रिया गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद शुरू हुआ। इसका कहने का मतलब है कि गुप्त साम्राज्य खत्म होने के बाद भारत में कोई बड़ा और मजबूत राजा नहीं बचा था, इसलिए यह बदलाव शुरू हुआ। तो अब कोई एक बड़ा शासक नहीं था, इसीलिए छोटे छोटे राजा खुद ही अपने इलाके के मालिक बन गए थे और स्वतंत्र होकर शासन करने लग गए थे। तो इन छोटे राज्यों ने अपनी अलग सेना बनाई, अपना शासन चलाने का तरीका बनाया और टैक्स वसूलने की व्यवस्था भी बनाई। तो समय के साथ ये छोटे राज्य क्या करते हैं कि और ज़्यादा मजबूत हो गए और बड़े बड़े राजवंश बन चुके थे। ये जो छोटे छोटे राज्य थे ये क्या हुआ कि मजबूत होने के बाद बड़े बड़े राजवंश बन चुके थे। तो भारत के हर हिस्से में नए नए शक्तिशाली राज्य बन गए, जैसे कि उत्तर और दक्षिण और दक्कन में अलग अलग राजवंश बन चुके थे। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बट गया था और पूरे देश की एकता कमजोर हो चुकी थी। तो आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। पूरा हम आपको समझा दिए हैं, आपको रीड कर लेना है। अब अगला सवाल है, डिस्कस द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ राजपूत स्टेट इन इंडिया। इसका कहने का मतलब है कि भारत में राजपूत राज्यों के उदय और विकास की चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है वो हम आपको समझाते हैं। राजपूत राज्य एक लंबे समय में बनी। राजपूत राज्य तुरंत नहीं बना था, इसको बनने में टाइम लगा था। ये लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच धीरे धीरे विकसित हुआ था। और जब गुप्त साम्राज्य खत्म हुआ तो पूरे देश में कोई मजबूत राजा नहीं बचा था, इसीलिए देश में अशांति और अस्थिरता फैल गई थी। इस समय कुछ लड़ाकू और बहादुर लोग धीरे धीरे ताकतवर बन चुके थे और इन्हीं को राजपूत कहा जाने लग गया था। राजपूतों ने अपनी बहादुरी, युद्ध लड़ने की क्षमता और नेतृत्व के दम पर छोटे छोटे राज्य बना लिए। भारत में कई राजपूत वंश बने, जैसे कि चौहान, परमार, प्रतिहार, चंदेल, सोलंकी। ये सभी अलग अलग जगहों पर राज करते थे। इन राजाओं ने अपने अपने राज्य खुद चलाने लग गए वो, और मंदिर, कला, संस्कृति और भवन निर्माण को भी बढ़ावा दिया था। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि राजपूत राज्यों का बनना
भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। अब अगला सवाल है, डिस्क्राइब द त्रिपाठी स्ट्रगल ऑफ कन्नौज। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो अब आपको इसका मतलब समझना है, यहाँ पे आपको रीड कर लेना है, मतलब हम आपको समझाते हैं। तो बहुत समय पहले भारत में 3 बड़े राज्य थे, जिसका नाम आपको यहाँ पे दिया गया है, गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो 3 बड़े राज्य थे बहुत समय पहले। तो इन तीनों के बीच लड़ाई हुई और यह लड़ाई कन्नौज नाम के शहर को जीतने के लिए किया गया था। तो कन्नौज उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था, क्योंकि वहां से सरकार और व्यापार दोनों चलते थे, इसीलिए यह बहुत कीमती जगह थी। तो तीनों राज्य चाहते थे कि कन्नौज उनके हाथ में हो, क्योंकि इससे उनकी ताकत बढ़ जाएगी। तीनों राज्यों ने कई सालों तक लड़ाई भी की, लेकिन कोई भी राज्य कन्नौज को हमेशा के लिए नहीं जीत पाया था। लगातार लड़ाई से तीनों बड़े राज्य कमजोर हो चुके थे, उनकी शक्तियां कम हो गई थी। जब बड़े राज्य कमजोर हो गए तो छोटे छोटे राज्य और राजा बन गए। ये सब छोटे छोटे राज्य और राजा बन करके उभर करके आते हैं और भारत की एकता टूट चुकी थी उस टाइम में। तो एक लाइन में आपको इसका याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर, कि 3 बड़े बड़े राज्यों ने कन्नौज पर कब्जा करने के लिए लंबे समय तक लड़ाई भी की। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। और इससे सभी शक्तियां कमजोर भी हो चुकी थी, लड़ते लड़ते ये लोग आपस में कमजोर भी हो चुके थे। अब अगला सवाल, डिस्क्राइब द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन दिल्ली एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो आपको इसमें लिखना है, दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना और उसके भारतीय इतिहास पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसमें आपको लिखना है कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना 12वीं शताब्दी के अंत में हुई, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराया। इसका कहने का मतलब है कि 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और यहीं से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। मोहम्मद गौरी के बाद उसके सेनापति, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन संभाला और उसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। इस नए शासन से भारत के जीवन में बड़े बदलाव भी आए। अब भारत में शासन करने का तरीका भी बदल चुका था और एक नई सरकार और नया व्यवस्था बनकर के सामने आ चुका था। तो अब समाज में क्या होता था कि अब समाज में हिंदू और मुस्लिम संस्कृति एक साथ मिलने लगी, जिससे नई मिलीजुली संस्कृति बनी और इस समय नई इमारतें भी बनी, जैसे कि कुतुब मीनार एग्जाम्पल के लिए। और भाषा व प्रशासन में भी बदलाव आया था, लेकिन हर जगह शांति नहीं था, कई जगह पे लड़ाई और संघर्ष भी हुआ था। ये आपको नाम याद रखना है। अब अगला सवाल पूछा गया है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर इन मेडाइवल इंडिया। मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के कारण क्या थे। अब ये कहानी सुनिए अब आराम से बैठ करके। तो भारत में कई छोटे छोटे राज्य इसीलिए बने क्योंकि इसके पीछे बहुत कई तरह के अलग अलग कारण थे। छोटे छोटे राज्य बनने के बहुत तरह के कारण थे। तो सबसे बड़ा कारण यह था कि गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया था और पूरे देश में कोई बड़ा और मजबूत राजा नहीं था। इसके बाद भी स्थिति खराब होती गई क्योंकि राजा कमजोर थे और बार बार युद्ध भी होता था और देश में शांति नहीं था, हर जगह लड़ाई ही लड़ाई हो रहा था। तो छोटे छोटे इलाकों के राजा अपनी सेना बनाने लग गए थे और खुद रूल करने लग गए थे अपने राज्य में, और किसी बड़े राजा के बिना ऑर्डर के ही खुद का राज्य खुद ही संभाल रहे थे, किसी का भी ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे थे। तो धीरे धीरे ये छोटे राज्य ताकतवर बन गए और स्वतंत्र राज्य बन करके आए। अंत में यह परिणाम इसका यह हुआ कि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बन गए और क्षेत्रीय शक्तियाँ बढ़ चुकी थी। तो एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य के पतन हुआ
और कमज़ोर राजा उस टाइम में अवेलेबल थे और युद्धों के कारण भारत में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बन चुके थे। अब अगला सवाल है, एक्सप्लेन हाउ द डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी लेड टू द राइज ऑफ रीजनल स्टेट इन इंडिया। इसका कहने का मतलब है कि केंद्रीय सत्ता के पतन से क्षेत्रीय राज्यों के उदय की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई। तो इसका मतलब है कि गुप्त साम्राज्य खत्म होने के बाद पूरे भारत पर एक मजबूत राजा का नियंत्रण नहीं रहा है, इसीलिए केंद्र सरकार कमज़ोर हो गई। अब ऐसा कोई राजा नहीं था जो पूरे भारत को एक साथ चला सके, इसीलिए देश में एकता भी टूट गई थी। अब छोटे छोटे इलाके के राजा और सेनापति खुद को आज़ाद समझने लग गए थे और अपने इलाके के मालिक वो खुद ही बन चुके थे। तो इन छोटे राजाओं ने क्या किया कि अपनी सेना बनाई, टैक्स लेने की व्यवस्था बनाई और अपना शासन चलाने का तरीका बनाया। समय के साथ ही ये छोटे राज्य मजबूत होते चले गए और बड़े राज्यों जैसा बन चुके थे। तो ये इतना ज़्यादा मजबूत हो चुके थे कि ये बड़े राज्यों के मुकाबले में आ चुके थे। तो इस बदलाव से भारत कई छोटे राज्यों में बट गया, एक बड़ा देश कई हिस्सों में टूट चुका था। तो इसके बाद भारत में कई नए राज्य बने, जैसे कि राजपूत राज्य, बंगाल के राज्य और दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, व्हाट वर द मेन फीचर ऑफ राजपूत स्टेट। इसका कहने का मतलब है कि राजपूत राज्यों की मुख्य विशेषता क्या थी। तो कहानी सुनिए। राजपूत राज्यों की कुछ खास बात थी जो उन्हें दूसरे राज्यों से अलग बनाती थी। तो यह शासन का तरीका राजतंत्र था। यहाँ पे जो तरीका था वो राजतंत्र तरीका था, यानी राजा सबसे बड़ा होता था, उसके फैसले ही सबसे ऊपर माने जाते थे। यहाँ पे मोनार्की सिस्टम चल रहा था। तो उस समय लोग बहादुरी और लड़ाई को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, वीरता को सम्मान मिलता था। तो राजपूत राजा किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते थे और वे अपनी आज़ादी, इज्जत के लिए जाने जाते थे। उनका राज्य बहुत बड़ा नहीं था, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। राजपूत राज्य अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे, इसीलिए देश में शांति कम रहती थी, क्योंकि बार बार युद्ध होते रहता था। तो लड़ाई के बावजूद उन्होंने कला, संस्कृति और मंदिर बनाने को बढ़ावा दिया था। तो उनकी कला के अच्छे उदाहरण हैं खजुराहो के मंदिर और कई अन्य सुंदर मंदिर भी है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है खजुराहो का मंदिर, जो कि आपको याद रखना है। तो इसका भी समझ में आ गया होगा, आपको कंप्लीट हो चुका है। तो अब है अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द ट्रिपार्टिट स्ट्रगल। ट्रिपार्टिट स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण क्या थे। तो इसका भी कहानी सुनना है आपको, बैठकर यहाँ पे रीड कर लेना है। तो इस बड़े युद्ध के पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सारे कारण भी थे। तो सबसे बड़ा कारण था कि कन्नौज बहुत महत्वपूर्ण शहर था, वहाँ से राजनीति और पैसा दोनों चलते थे, यानी व्यापार भी वहाँ से चलता था और राजनीति भी वहीं से चलता था। तो उस समय कन्नौज उत्तर भारत का बहुत ही बड़ा और ताकतवर केंद्र था, इसीलिए सब उसे जीतना भी चाहते थे। तो कन्नौज में व्यापार भी बहुत होता था और सरकार का काम भी वहीं से चलता था। तो 3 बड़े राज्य थे, जिसका नाम यहाँ पे आपको 2-3 बार हम आपको बता चुके हैं, 2-3 बार आपको समझा भी चुके हैं। तो ये है वो तीनों, इसका नाम आपको याद रखना है। तो ये तीनों चाहते थे कि कन्नौज उनके पास हो, ये तीनों कन्नौज को अपने हित में लेना चाहते थे, यानी कब्जा करना चाहते थे। तो इन तीनों राज्यों की सोच थी कि हमें अपना साम्राज्य बड़ा करना है, इसीलिए वे आपस में लड़ते रहते थे। हर राज्य चाहता था कि मैं सबसे शक्तिशाली बनूं और मेरा राज्य सबसे बड़ा हो। इसी वजह से यह लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलती रही और यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कन्नौज को कब्जा करने के लिए, कन्नौज पर कब्जा करने के लिए चलाई जा रही थी। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रभाव क्या थे। तो कारण आप जान लिए, तो अब आपको प्रभाव भी जान लेना है।
तो इस लंबे युद्ध के कारण क्या हुआ कि भारत में कई बड़े बदलाव भी हुए। तो इस लड़ाई की वजह से क्या हुआ कि 3 बड़े राज्य, जिसका नाम है प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीनों कमजोर हो चुके थे। बहुत लंबे समय तक लड़ाई चलने से उनका पैसा खत्म हो चुका था, यानी आर्थिक शक्ति खत्म हो चुकी थी और सेना भी कमजोर हो गई थी। जब बड़े राज्य कमजोर हो गए तो देश में शांति नहीं रही और राजनीतिक व्यवस्था भी खराब हो चुका था। जब बड़े राज्य कमजोर हुए तो छोटे छोटे राज्य मजबूत हो चुके थे और वे खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे। अंत में इसका परिणाम यह हुआ कि भारत और ज्यादा छोटे राज्यों में बंट गया, यानी विकेंद्रीकरण बढ़ चुका था। इंग्लिश में बोले तो डिसेंट्रलाइजेशन भी बढ़ चुका था। भारत जब छोटे छोटे हिस्से में बढ़ चुका था तो डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ गया था। अब अगला सवाल है, हाउ वॉज द दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश इन इंडिया? एक मिनट। हाउ वॉज द दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश इन इंडिया? भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई? तो कैसे हुआ ये कहानी सुनिए। तो 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में एक बड़ा युद्ध हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और भारत में अपनी शक्ति स्थापित की। तो मोहम्मद गौरी ने भारत का शासन अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया ताकि वो यहाँ शासन चला सके। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में नया शासन शुरू किया जिसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इसके बाद कई राजवंश आए, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। इन्होंने दिल्ली पर शासन किया। तो ये जो तीनों राजवंश है ये दिल्ली पर शासन करते हैं। और अंत में अगर हम बोले इसका मतलब तो यह हुआ कि भारत में शासन का नया तरीका शुरू हो चुका था और जिसे हम क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत, इसी नए शासन को हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। अब अगला सवाल, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मुस्लिम रूल ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। इसमें आपको लिखना है कि मुस्लिम शासन का भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो कैसे पड़ा, क्या हुआ, ये कहानी सुनिए। तो मुस्लिम शासन आने के बाद भारत के समाज और संस्कृति में बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ था। तो इस टाइम में हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियां एक दूसरे से मिल चुकी थी और नए मिलीजुली संस्कृति बनी थी उस टाइम में। तो इस समय नए तरीके की इमारत बनने लग गई थी, जैसे कि मस्जिदें और किले, मस्जिद बनने लग गया था इस टाइम में, और कला का नया रूप भी सामने आया। तो इस समय भाषा में भी बदलाव आया और हिंदी और उर्दू जैसी नई भाषा भी विकसित हुई थी। तो अब शासन का तरीका पहले से ज़्यादा व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज्ड हो चुका था। सरकार का काम बेहतर तरीके से भी चलने लग गया था, लेकिन हर जगह शांति नहीं था। कई बार धर्म को लेकर के तनाव और लड़ाई भी हुआ था। ये आपको याद रखना है। एक लाइन में हम आपको बताएं तो आपको याद रखना है कि मुस्लिम शासन से भारतीय समाज, कला, भाषा और संस्कृति में बदलाव आया, लेकिन साथ में कुछ संघर्ष भी हुआ था, यानी लड़ाई भी हुआ था धर्म को लेकर के। ये आपको याद रखना है। तो टोटल 15 क्वेश्चन आज के इस क्लास में था, जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यूनिट 2 में जितना भी था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी हेल्पफुल रहा हो आपके लिए। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब भी क्लास अपलोड किया जाता है रेगुलर क्लास अटेंड करना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है। अगला क्लास आपको कौन सा चाहिए, यूनिट 3 का चाहिए या कोई और सब्जेक्ट का चाहिए, कमेंट में बता देना है। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।